आज की क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूरा खत्म हो गया था, संडे वाली क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, वो बात अलग है। बट फिलहाल की बात करें तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2। बट यूनिट नंबर 2 में हम कुछ नए तरीके से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, बेसिकली थ्योरी ऑफ डिमांड। क्योंकि मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब हम यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डिमांड चैप्टर अगर आपको आता हो तो आप बहुत ही अच्छे से यूटिलिटी एनालिसिस को समझ सकते हैं। पहले एक बार पूरा ब्रीफ देता हूँ यूनिट के बारे में एंड देन फिर एक एक करके हम गो थ्रू करेंगे चीज़ों को लेकर के। बात आगे सुनने। सबसे पहली बात कि आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनिट नंबर जो 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये 13 मार्क्स स्कोर करती है एज़ पर द लेटेस्ट सिलेबस। 13 मार्क्स आपको दे करके जाएगी। इस यूनिट को हम लोग बेसिकली जो बोलते हैं वो बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अब ये पूरी यूनिट 13 नंबर की है। इस यूनिट के अंदर आपने नोटिस किया होगा मैंने क्या बोला था, अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड। तो यानी कि पहले हम डिमांड पढ़ेंगे पूरा का पूरा, देन मूव ऑन करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर पे। बात क्लियर हो गई आप सबको यहाँ तक? सबसे पहले डिमांड पढ़ेंगे देन कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे। बट उससे पहले इस चैप्टर के अंदर इस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं वो समझ लीजिए एक बारी। क्योंकि आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं वो मोस्ट चांस है कि वो यहीं तक ही आते हैं, इसी यूनिट तक ही आते हैं। क्योंकि ये यूनिट लगभग आपका 5 चैप्टर कवर कर लेती है आपकी बुक के। चलिए बात करते हैं कैसे। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपके 2 चैप्टर बन जाते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर कि किसी ऑथर ने किस चैप्टर को कितने हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। मैंने इसको 2 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है अपनी बुक के अंदर। यानी कि एक बनता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस, और एक चैप्टर बनता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो ये 2 टॉपिक इसके अलग हो जाते हैं। यही 2 चीज़ आपको समझनी है। तो ये 2 हम आगे पहले डिमांड खत्म करेंगे देन इस पर आएंगे। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, फिर आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड देन चैप्टर नंबर 5 आता है इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर 4 और 5 कवर करना है और देन आप फिर इस पे आएंगे कवर करते हुए। बात आगे समझ में आप सबको अच्छे से? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिमांड चैप्टर को। ठीक है, ये 4 हिस्से इसके रहेंगे। क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पे भी जगह मिले तो, जिससे याद रहे कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। उतार लो इसको अगर उतारना है तो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर के बारे में। देखिए, सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड में जो हमें सीखना होता है वो डिमांड का मीनिंग क्या है। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है डिमांड को लेकर के, अगर सबसे ज़्यादा कुछ रिसर्च की गई हो या इसके बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम किया गया हो तो मार्शल ने बहुत सारा काम किया था। मार्शल बोले तो एल्फ्रेड मार्शल, जो कि इकोनॉमिस्ट थे। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कंज्यूमर वेलफेयर को लेकर के। तो बेसिकली डिमांड को, जब हम डिमांड वर्ड फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो हमें लगता है डिमांड मतलब क्या होता है, मांगना। यानी कि जो चीज़ चाहें हम खरीद लें, मतलब जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं वो परचेज़ कर लें या खरीद लें, वो क्या कहलाती है, डिमांड। ऐसा हमारा सोचना होता है, जबकि डिमांड का एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता है कभी भी। डिमांड के लिए आपके पास 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिफरेंट ऑथर्स या डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशंस मैं की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर उन सबकी डेफिनेशन में से कुछ निचोड़ निकाला जा सकता है तो वो डिमांड का मीनिंग निकाला जा सकता है कि डिमांड को जब भी आप डिफ़ाइन करेंगे, मतलब मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं एक एरोप्लेन में ट्रैवल करना चाहता हूँ, या मैं उस प्लेन को खरीदना चाहता हूँ, तो बेसिकली दिस इज़ नॉट कॉल्ड डिमांड। क्योंकि डिमांड के लिए 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे फर्स्ट एंड प्रायर थिंग है दैट इज़ डिज़ायर। यानी कि विदाउट डिज़ायर आप डिमांड नहीं कह सकते हैं। यानी कि डिमांड के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो क्या होती है, आपकी डिज़ायर। यानी कि अगर आपकी डिज़ायर नहीं है देन आप डिमांड नहीं करेंगे। लाइक अगर आप कहीं पर मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले क्या आती है, इच्छा आती है आपकी, तभी तो आप उसके बारे में सोचते हैं। तो डिज़ायर वर्ड बोलें या विलिंगनेस वर्ड बोलें, यानी कि आपकी विलिंगनेस है या फिर आपकी डिज़ायर है। अच्छा, पहली चीज़, कार लेने की डिज़ायर तो सबको होती है भाई। प्लेन भी खरीद सकते हो, क्या पता आपकी इच्छा हो, अच्छा लगता है मुझे एक प्लेन अपने घर के आगे लगाऊंगा, ठीक है कि नहीं, इतना बड़ा घर है मेरा। तो डिज़ायर भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है।
क्योंकि प्लेन खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा पैसा। अब तुम कहोगे कि पैसा भी आ जाएगा, यानी कि दूसरी चीज़ क्या मैटर करती है, प्राइस। प्राइस कह लो, मनी कह लो, इनकम कह लो, जो दिल लगे, ठीक है। तो एक तो डिज़ायर, एक प्राइस। अब कह रहे हो कि मेरी इच्छा है कि मैं कार खरीदूँ, 4 साल में खरीद लूँगा। क्या बढ़ा है यहाँ पर, 4 साल में। अब वो 4 साल में उस कार के बदले में क्या पता तुम्हारा डिज़ायर चेंज हो जाए, या उतना पैसा तुम्हारे जेब में ना हो, या उसकी प्राइसेस चेंज हो जाए, तो कुछ हम कह नहीं सकते हैं। यानी कि तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या होनी चाहिए, आपकी टाइम। क्लियर। तो अगर मैं डिमांड को डिफाइन करूँ बहुत सिंपल से लैंग्वेज में, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो गिवन टाइम में क्या बोला मैंने, यहाँ पर तीनों वर्ड को यूज करो। गिवन टाइम में, ठीक है, गिवन टाइम में इफ़ अ कंज्यूमर, क्या लिखा है मैंने, इफ़ अ कंज्यूमर बाय वर्ड यूज कर लो, या फिर परचेज वर्ड यूज कर लो, चलेगा। यानी कि इफ़ अ कंज्यूमर एट अ गिवन टाइम, इफ़ अ कंज्यूमर बाय और परचेज एनी गुड्स में कुछ भी गुड्स आ सकता है जो आप खरीदना चाहते हैं। एट अ गिवन, एक वर्ड हमारा आ गया, यानी कि एट अ गिवन टाइम इफ़ अ कंज्यूमर बाय और परचेज एनी गुड्स विद हिज और हर डिज़ायर, with his or her desire at a particular point of time, बात आई समझ में। तो यानी कि इफ़ अ कंज्यूमर बाय सम अमाउंट ऑफ गुड्स विद हिज डिज़ायर, और यू कैन से विद हिज विलिंगनेस, क्या वर्ड आ गया, डिज़ायर आ गया, एंड एट अ गिवन प्राइस एंड द गिवन टाइम पीरियड। मतलब इन 3 वर्ड का आप यूज़ करके डिमांड को आगे पीछे कैसे भी डिफाइन कर लोगे। ऐसे भी कह सकते हैं इफ़ अ कंज्यूमर बाय सर्टन अमाउंट, अगर कोई कंज्यूमर कुछ भी अमाउंट परचेज करता है, लेकिन उसमें 3 बातें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी इच्छा है खरीदने की या नहीं है, टाइम गिवन है या नहीं है, और उसकी जेब में पैसा है या नहीं है। बात समझ में आ गई। अच्छा, कॉमन सी बात कि डिमांड के लिए यही चीज़ डिपेंड नहीं करते हैं, डिमांड के लिए और भी चीज़ें डिमांड करती है। यानी कि डिमांड इन 3 चीज़ों से प्रायर डिसाइड हो सकती है कि अगर आपके पास टाइम है, बट टाइम वर्ड अगर मैं हटा भी दूँ, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है आपके पास, डिज़ायर और प्राइस। यानी कि कोई भी चीज़ आप जो खरीदने जा रहे हैं वो अगर अपने डिज़ायर से और उस प्राइस पे परचेज कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी डिमांड। तो आगे अगर आप कोई भी कार के बारे में या कुछ बड़ा घर देख करके सोच आए तो वो डिमांड नहीं है आपकी, वो केवल क्या है, डिज़ायर है, वो डिमांड नहीं है। तो वो डिज़ायर है, उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमाना भी पड़ेगा। बात आगे समझ में। तो डिमांड को आप डिफाइन करने के लिए इन 3 वर्ड का यूज़ करके कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। बात आगे समझ। नो नीड टू मग अप द थिंग्स, कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बात होगी के लिए यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं डिमांड, इसको नोट डाउन तो कर लोगे ना, इसको लिख लोगे ना 3 वर्ड से, ठीक है। अब बात करते हैं डिमांड के फैक्टर्स, यानी कि डिमांड कैसे डिसाइड होती है। थोड़ा ध्यान देना क्योंकि आप ना मैथमेटिकल टूल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 11th में, क्योंकि आपकी बुक के नाम के आगे इंट्रोडक्टरी वर्ड लगा है। आपको केवल चीज़ें सिखानी है, अभी आपको उसमें महारत नहीं हासिल करवानी है। आप इस लायक हो जाएं कि आप धीरे जब आगे जाएं तो उसको अच्छे से और पढ़ें। तो यहाँ पर डिमांड कैसे डिसाइड होती है, या डिमांड कैसे अफेक्ट होती है, या डिमांड फंक्शन क्या है। तो डिमांड फंक्शन मैंने वर्ड बोला ना, तो डिमांड फंक्शन बेसिकली है क्या। आप जब कई बारी सुनते हैं तो डिमांड फंक्शन सुन करके आपकी हालत ख़राब होती है। जैसे फंक्शन वर्ड आता है तो थोड़ी सी जो टंग है हमारी वो लड़खड़ा सी जाती है। तो डिमांड फंक्शन बेसिकली है क्या, कुछ भी नहीं है। लाइक D = F ब्रैकेट में वो चीज़ जिससे डिमांड डिसाइड होती है, यानी कि ये डिमांड है। यानी कि मान लो मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी चीज़ है, इसकी डिमांड होगी। ये किन किन चीज़ों से डिसाइडेड होगी। तो ये किन किन चीज़ों से डिसाइडेड होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। याद है ना, लेबर, लैंड, आप पढ़ चुके हैं ना, वो फैक्टर्स हैं। अगर ये मार्कर प्रोड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स लेंगे तभी प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे ही अगर किसी भी गुड्स की जो डिमांड होती है तो वो किन किन बातों से अफेक्ट होती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम मार्केट में जाते हैं और माज़ा लेने जा रहे हैं, बट दुकानदार ने कहा कि माज़ा नहीं है, देन आप क्या करते हो, कोई बात नहीं, फ्रूटी दे दो। सेम एज इट इज़, आप जब पेप्सी लेने जाते हैं तो बोलता है पेप्सी नहीं है, तो आप बोलते हो कोई बात नहीं, कोक दे दो, या थम्स अप उसके सब्स्टिट्यूट में दे दो।
बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? आप गए थे शर्ट लेने के लिए लेकिन टी शर्ट परचेज करके आ गए, तो ये क्या उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। लेकिन अब आप बाइक लेके जाओगे और दुकानदार कहते हैं पेट्रोल नहीं है या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, तो बाइक कैसे चलाओगे? ये तो नहीं चल सकती है। अब सुई है आपके पास लेकिन धागा नहीं है उसके अंदर। अब चाय पीने गए, चाय अवेलेबल नहीं है तो कॉफ़ी पी के काम चला लिया। तो कहने का मतलब डिमांड बहुत सारी चीज़ों से डिसाइडेड होती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे डिमांड आपकी डिसाइड होती है? तो उनमें जो चीज़ें आती हैं, बट सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस ऑफ एक्स। यानी कि मान लो आप अमूल का दूध लेने गए, अब मान लो 50 रुपये से वो 56 रुपये केजी हो गया, तो आप क्या तुरंत देखोगे यार 6 रुपये महंगा हो गया है, कुछ और अवेलेबल है क्या इसकी जगह पर? तो बोलेगा कोई उसी ब्रांड का, लाइक मदर डेयरी का बोल देगा आपके सामने, वो कितने का है? तो 52 का है। तो आप कौन सा चूज़ कर लोगे उसी जगह पे? मदर डेयरी का चूज़ कर लोगे। तो यानी कि डिमांड बहुत सारी चीज़ों से डिसाइड होता है, बट जो सबसे पहली चीज़ जो डिसाइड होती है वो क्या होती है? उसकी ऑन प्राइस। ऑन प्राइस मतलब समझ में आया? लाइक ये मार्कर जो है इसका खुद का प्राइस क्या है, क्योंकि इसका खुद का प्राइस और जो उसके बाकी फैक्टर्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि मान के चलो, लाइक मेरे पास ये मार्कर है, अब जैसे कि हमारे पास अगर मैं लैपटॉप पर जब लिखता हूँ तो पेन टैब है, तो पेन टैब भी लिखने का काम करता है, मेरा पेन भी लिखने का काम करता है और मार्कर भी लिखने का काम करता है। लेकिन इसकी जगह पर अगर हम मान लो कि इंटरेक्टिव पैनल पे लिखना स्टार्ट कर दें, तो इंटरेक्टिव पैनल में क्या है कि मार्कर का तो काम ही खत्म हो गया। तो यानी कि इस डिमांड की तो मार्केट खत्म हो जाएगी एक तरीके से, अगर सारे लोग इंटरेक्टिव पैनल लगाना स्टार्ट कर दें। तो इस मार्कर कंपनी को क्या करना स्टार्ट कर देना चाहिए था? अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए, या उसकी जगह पे क्या स्टार्ट करेगी? उस पेन पे काम करना स्टार्ट कर दे, उसकी वेराइटीज़ बनाना स्टार्ट कर दे कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आप अपने फ्यूचर के हिसाब से क्या करेंगे, चीज़ों को देखते भी रहते हैं कि मार्केट की डिमांड है क्या, कैसे लोगों की डिज़ायर चेंज हो रही है। अगर सोच कर देखो, नोकिया कंपनी की बात करी जाए तो नोकिया केवल कीपैड फ़ोन में ही रह गया। एक टाइम ऐसा आया कि उसकी मार्केट ऐसी ख़त्म हो गई इंडियन मार्केट से कि नोकिया को कोई पूछता तक नहीं है। एंड में ऐसा टाइम आया कि माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ख़रीदा, बट माइक्रोसॉफ्ट भी उसको सक्सेसफुली इंडिया में या वर्ल्ड वाइड नहीं चला पाया। तो कहने का मतलब अगर कंज्यूमर की डिमांड या डिज़ायर नहीं पता, सेम एज इट इज, अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को अगर मेरी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, चाहे मैं कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हूँ, तो उसका मतलब कुछ नहीं है। चाहे मेरी क्वालिफिकेशन कितनी ही ज़्यादा हाई क्यों ना हो जाए, आपको अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है देन उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर एक टीचर खड़ा होकर के मैं PhD होल्डर, ठीक है, मैंने ये किया है वो किया है, इन द लास्ट जब वो पढ़ाना स्टार्ट करेगा तो आपको क्या करना चाहिए? समझ में आना चाहिए। सो दैट्स वाई द डिमांड इज़ प्रायर डिसाइडेड बाय द डिज़ायर। तो डिज़ायर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम किसके बारे में बात करें? डिमांड फंक्शन, यानी कि वो चीज़ जिससे डिमांड डिसाइड होती है। आपकी जेब में अगर पैसे ना हो, आपके पास डिज़ायर है, तो क्या आप परचेज कर लोगे? नहीं करोगे ना। तो ये चीज़ें हैं जिससे डिमांड डिसाइडेड होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिमांड फ्लक्चुएट करती है, फ्लक्चुएट मतलब या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। कंज्यूमर सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो होता है उसके प्राइस से, वो होता है उसके प्राइस से। लेकिन बात करें अगर मैं दिसंबर या जनवरी के महीने में या नवंबर के महीने में आइसक्रीम मैं फ्री में ही बांट रहा हूँ, तो क्या आप खाओगे? खाओगे? फ्री में बांटूंगा, अच्छा वो तो मौत वाली। अरे यार पागल हो तुम लोग, सही में सच्ची में खाओगे उसको? मतलब मैं कह रहा हूँ आइसक्रीम का प्राइस कम कर दिया मैंने, तो क्या आइसक्रीम की कंजम्पशन बढ़ जाएगी? या मैं जून के महीने में कहूँ रज़ाई मैंने क्या कहते हैं 500 रुपये का जो मैं रज़ाई बेच रहा था वो 200 का बेचना स्टार्ट कर देता हूँ, तो क्या जून में तुम रज़ाई खरीदना स्टार्ट कर लोगे? वुलन क्लोथ खरीदना स्टार्ट कर दोगे? नहीं कर सकते हो ना। तो डिमांड आपने क्या देखा वेदर से भी। अब मैं कहूँ छाता ले ले, तो छाते की जो दो ही टाइम बढ़ेगी आपको, या तो बारिश आ रही हो, या तो बारिश आ रही हो, या फिर धूप हो बहुत ज़्यादा। तो डिमांड एक चीज़ से डिसाइड नहीं होती है। अब छाता वाला कहे कि ले भाई फ्री में ले ले, तो भाई वजन लगेगा मेरे हाथ में, मैं लेके नहीं जा सकता अभी। लेकिन बारिश हो तो उसकी सारी औकात दिखाई देती है छाते की कितनी वैल्यू है। तो डिमांड किसकी चीज़ से डिसाइड होती है? एक तो प्राइस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्राइस। ये एक्स वर्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ये जो एक्स वर्ड लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब हो गया? डरना नहीं है, खुलकर बोलना है। मान लो ये मार्कर है, एक्स का मतलब मार्कर हो गया। ये मार्कर की डिमांड किस किस से डिसाइड होगी? इसके प्राइस से, इसके रिलेटेड गुड्स से। PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा, रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आ गया? मेरे हाथ में कैमलिन का मार्कर है, कैमलिन के अलावा बथेरी कंपनियां हैं जो वाइट बोर्ड मार्कर बनाती है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे पास रिनोल्ड्स का ही पड़ा होगा, ठीक है। हाँ, उसके अलावा बहुत मतलब रेफिलेबल का भी है, रिनॉल्ड्स का भी है। तो कहने का मतलब बहुत सारी कंपनी हैं जो मार्कर बनाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि अगर और कंपनियां मार्कर बनाना स्टार्ट कर रही है, अब आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है, ये मार्कर थोड़ा मोटा है, टीचरों को लिखने में दिक्कत होती है, तो बिल्कुल पेन साइज़ के मार्कर आ गए हैं। अच्छा, इसमें रिफ़िल भरना पड़ता है, वो परमानेंट होता है, मतलब रिफ़िल भरना ही नहीं है, यूज एंड थ्रो, यूज़ किया फेंक दो यूज़ करके। बट कहीं ना कहीं कंज्यूमर फिर क्या देखता है, वो एक मार्कर 10 रुपये खरीदता है, ये मार्कर 30 रुपये का आता है, वो 30 का डब्बा इंक का खरीद लेता है, फिर उसमें इंक डालता है। लेकिन दूसरा टीचर क्या होता है, कहता है मेरा टाइम वेस्ट होता है मार्कर का इंक भरने में, तो उसकी जगह क्या यूज़ करता है। तो कंज्यूमर की डिज़ायर और उसके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे आप भी करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि मूवी देखी होगी 3 इडियट में, अब हम जैसे लोग शटर के बटन बंद करते हैं, अब कुछ पास बटन बंद करने का टाइम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, पिन वाला डायरेक्ट ऐसे उठा करके पूरा एकदम से हाथ मारा बंद। कुछ लोग उससे ही बचे के टी शर्ट पहनना यूज़ कर देते हैं। जैसे कि मेरे जैसे लोग, मेरे को के बाद टी शर्ट पहनने में बहुत दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि आयरन करना पड़ता है उस पर। अगर मैं आयरन ना करूँ तो टी शर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि आयरन कम करना पड़ता है, चल ऐसे ही डाल लिया। तो कहने का तो कंज्यूमर की डिज़ायर बहुत चीज़ें हैं, तो उसके पास और क्या क्या रिलेटेड गुड्स अवेलेबल है ये भी देखना पड़ता है। तो PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स में 2 चीज़ आते हैं, एक आता है आपका सब्स्टिट्यूट और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट मतलब जो उसकी जगह पर अवेलेबल है, जैसे टी की जगह पर कॉफ़ी, शर्ट की जगह टी शर्ट, समझ में आ रहा है, कोक की जगह पेप्सी, ये क्या है, माजा की जगह फ्रूटी। तो ये क्या है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। बट कॉम्प्लीमेंट्री, ये मार्कर किसी भी काम का नहीं है अगर इसमें इंक ना डलता रहे तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। शर्ट किसी काम का नहीं है बिना बटन के। मैं एक बात कह रहा हूँ केवल एग्जांपल के लिए, बाइक किसी काम का नहीं है बिना पेट्रोल के, चाहे बाइक कहे मैं कितना भी महंगा हूँ, पेट्रोल कहे कोई बात नहीं, 70 रुपये लीटर तो मेरे को ही डालना है उसके अंदर। कार किसी काम का नहीं है CNG के। अब एक बच्चा तुरंत सर है ना, पेट्रोल से भी चलती है कार, डीजल से भी चलती है, तो वो उसके पास सब्स्टिट्यूट है। अगर पेट्रोल बंदा जब गाड़ी चलाता है तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि CNG पे चलाओगे आप, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। तो यहाँ पर अब आप अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं पेट्रोल से ना चला करके, CNG चला करके, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो प्राइस ऑफ एक्स यानी मार्कर का प्राइस डिसाइड करेगा कि उसकी डिमांड कितनी होगी। रेनॉल्ड्स और कैमलिन, एक बंदा मार्कर बेचा है 10 रुपये का और एक बंदा बेचा है 30 रुपये का। जितना काम ये करता है उतना ही काम ये करता है, कौन सा मार्कर चूज़ करोगे, 10 वाला। अभी आईफोन की तो मार्केट है नहीं कि हाथ में पीछे से लोगो दिखता रहेगा तो लोग समझेंगे रिच है। आईफोन के पीछे क्या साइकोलॉजी, यही साइकोलॉजी है। अब कई लोग कहते हैं काम अच्छा करता है, मैं तो कहता हूँ सारे फ़ोन इक्वली काम करते हैं आज के टाइम में, जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन लो, सॉफ्टवेयर है मतलब सबका यूज है अपना, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब आप किस पे काम करोगे, जो समझदार होगा बंदा 10 वाले में काम चलाएगा, विशेष शो ऑफ करना है, नहीं मैं तो 30 वाला यूज़ करता हूँ। तो कहने का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में है, इसमें 2 तरह के सब्स्टिट्यूट, मतलब जब एक गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ होता है ना, जैसे कि मतलब मेरे को ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, खैर। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि लाइक सुई और धागा, सुई धागा तो समझ में आ गया होगा कि थ्रेड और नीडल की बिना उसके यूज़ में ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाई मतलब इनकम, वाई मतलब इनकम, किसकी इनकम, कंज्यूमर की इनकम, यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर, यानी कि डिमांड किस किस चीज़ से डिसाइड होगी, प्राइस से, रिलेटेड गुड से और इनकम ऑफ द कंज्यूमर से। अब कंज्यूमर का भी मानसिकता थोड़ा अलग है, कंज्यूमर भी अलग अलग बातों में बह जाता है। जैसे कि मान लो मेरी सैलरी 10,000 थी तो मैं मोटा चावल खाता था और दूध में टोंड ले आता था, माने कि 15 रुपये किलो चावल, 20 रुपये किलो चावल वाला ले आता था। और दूध में मैं जब लेने आता था तो टोंड ले आता था, टोंड मान लो 50 रुपये की जगह पे 45 रुपये किलो आ जाता है, पता नहीं एक्जैक्ट मेरे को रेट, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट बुक करा ख़त्म कहानी। तो 50 या 55 का आ जाता है, ठीक है। मैं केवल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, बस ऐसा ऐसा होता है। अब जैसे ही मेरी सैलरी 10,000 से 20 हो गई, आज से मम्मी फुल क्रीम दूध आएगा घर के अंदर, ठीक है, चावल में बासमती का चावल बनेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, कंज्यूमर की इनकम जैसे ही बढ़ती है, अच्छा क्या जो गुड्स आज मेरे लिए नॉर्मल है वो दूसरे के लिए इन्फीरियर हो सकती है। इन्फीरियर मतलब एक तरीके से कंज्यूमर के लिए घटिया, लेकिन ये थोड़ी ना है कि अगर मैं मोटा चावल आज से मैंने खाना बंद कर दिया तो वो घटिया हो गई है। तो कुछ लोग घटिया का मतलब क्या समझते हैं कि वो बेकार है। मतलब एक कंज्यूमर के लिए जो नॉर्मल गुड्स है वो दूसरे के लिए इन्फीरियर हो सकती है, और जो दूसरे के लिए इन्फीरियर है वो पहले के लिए क्या हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके इनकम पे।
तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में दो चीज़ें आ गई आपकी, एक तो वो कौन सा गुड्स पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल गुड्स या फिर इन्फीरियर यानी कि घटिया वस्तु, ठीक है। तो डिमांड किस किस से डिसाइड होती है, प्राइस ऑफ एक्स से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से। इस पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा जो कोई टॉपिक है वो यही रहेगा अभी आगे चल करके। इस पर जितना टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट T&P, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कि कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है। अब बार बार मैं मार्कर यूज़ करता हूँ, मेरे हाथ में काला लग जाता है, अब मेरा टेस्ट क्या है, अबे यार हाथ गंदा होता है मेरा, बार बार केमिकल लग जाता है। तो फिर क्या है, ऐसा मार्कर यूज़ करो जिसमें से इंक छूटे ही ना। जब आप एग्जाम करने जाते थे याद है क्या कहते थे टीचर, बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, जेल नहीं यूज़ करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है, पूरी आंसर शीट खराब हो जाती है, पसीना हाथ पे डल जाए। टीचर तो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सत्यानाश तो कंपनी का हो गया ना इस बहाने से। तो किसी की ब्रांडिंग ऐसे भी तो खराब की जा सकती है, नहीं आया समझ में। तो तरीके बतेरे हैं आपके। तो कहने का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब जैसे मेरे जैसे बंदे को आइसक्रीम खाना पसंद ही नहीं है, तो अब जैसे कि अभी तुम में से कई तैयारों ने फ्री में दे दोगे तो भी हम खा लेंगे। तो कहने का मतलब मेरे लिए उसकी वैल्यू चाहे कितनी भी कम हो जाए, तो मैं तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस मेरा नहीं है। तो हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर भी तो डिपेंड करता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो मेरे को बहुत पसंद है वाला मार्कर, तो मैं 10 वाला मार्कर परमानेंट नहीं यूज़ करता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, ठीक है, ऐसा मत सीरियस ले लेना। तो ये समझ में आ गया 4 फैक्टर्स। अच्छा, इसके अलावा W, वेदर। अगर वेदर फेवरेबल होगा तो समोसे खाने का मन करेगा आपका, ऑयली चीज़ भी डाइजेस्ट कर लोगे। और थोड़ी ज़्यादा गर्मी है तो समोसा भी जैसे कि मतलब आपको पूरा का पूरा ढकार देगा, यार अब नहीं होगा डाइजेस्ट ये चीज़। उसके बाद एक कोक एंटासिड लोगे आप पूरा का पूरा। तो कहने का मतलब वेदर एक अलग रोल पड़ता है। हालांकि वेदर का एग्जाम्पल बहुत सारा देख चुका हूँ आपको, छाता वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, रजाई वाला एग्जाम्पल हो गया, वुलन क्लोथ्स वाला एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। तो कितना हो गया, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर हो गया। आज पहली बार पॉपुलेशन का फ़ायदा देखो, साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जेड। जेड मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आप देखो तो लाइक मार्केट साइज बनेगा या ख़त्म होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन पे। यानी कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। या कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब छोटे बच्चे, मिड एज के, ओल्ड एज, है ना। अगर छोटे बच्चे ज़्यादा होंगे तो हगीज वगैरह की, डायपर वगैरह की डिमांड ज़्यादा होगी। मिड एज की कुछ जीन्स वगैरह इन सब की डिमांड ज़्यादा होगी। तो यानी कि पॉपुलेशन भी डिमांड का एक फैक्टर है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड होगी या नहीं होगी, वो किससे डिसाइड होगी, पॉपुलेशन से भी डिसाइड होगी। क्लियर बात यहाँ तक। कुछ और फैक्टर ऐड कर देते हैं इसके अंदर, YD और ETC लिख देते हैं, ठीक है। ETC मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है, एटसेट्रा नहीं, एंड ऑफ थिंकिंग क्या मतलब, और ज़्यादा लिखते हो लिख देंगे लेकिन फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब ये YD क्या है, अच्छा इनका फुल फॉर्म पता चल गया, W फॉर Z फॉर, अच्छा आपने Z ही क्यों लिखा पॉपुलेशन के लिए, भाई तुम्हारा जो दिल करे वो लिख लेना, पॉपुलेशन को POP लिख लेना बेसिक से। लेकिन ये मेरे स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं क्योंकि मैंने अपनी बुक के अंदर यूज़ कर रखे हैं वर्ड्स, ठीक है। आगे जो रिसर्च पेपर है उसमें ये वर्ड्स यूज़ करा हुआ है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग, क्योंकि मैंने ये वर्ड्स यूज़ करा है। आगे आपका जो दिल करे, क्योंकि मान लो घर पे जाकर के किसी और ऑथर की बुक खोली तो पॉप लिखा था वहाँ पर, तो पॉप मतलब डैड होता है, पॉपुलेशन थोड़ी ना होता है। तो ऐसा मत समझना स्टार्ट कर देना, वो आपके हमें चीज़ को छोटा बनाने के लिए हमने ऐसा लिख दिया वेरिएबल्स। बात आगे समझ में। अच्छा YD मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये चिड़िया उड़ी है, ध्यान रखना, ठीक है, चिड़िया उड़ी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो। अब देखो इधर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या हुआ, अगर तुम कोई बढ़िया सा प्रोडक्ट झुग्गी में ले जाओगे बेचने के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा यहाँ पर, कहीं कोई लोग सेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। झुग्गी इन द सेंस अगर आप कहीं पर इनकम की इनइक्वालिटी है, लोग गरीब हैं, वहाँ पर अगर कोई चीज़ हाई लेवल की बेचना स्टार्ट करोगे, वो बिकेंगी क्या, आपको उतना प्राइस देने को तैयार होंगे लोग, बिल्कुल नहीं देंगे। और वही चीज़ आप किसी रिचर सोसाइटी में, साउथ एक्स वगैरह में ले जाओ तो वो चीज़ धड़ल्ले से भी जाती है। तो कहीं ना कहीं डिमांड होगी या नहीं होगी, वो इनकम भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। जैसे कि एक साइकोलॉजी है, जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारे यहाँ पे अगर समोसा 10 का बिकता है तो भी लोग खुश होकर खाते हैं, लेकिन रोड के उस पार चले जाएंगे हम तो वहाँ समोसा 8 का बिकता तो भी थोड़ी डिमांड कम होती है। ये केवल कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हो जाती है। वहीं पे रोहिणी में थोड़ा सा और आगे जाओगे तो कहीं ना कहीं डिमांड फैक्टर और बढ़ता चला जाता है। तो यानी कि जितना ज़्यादा अगर इनकम लोगों के पास इक्वल होगा तो डिमांड हर चीज़ की होगी,
और लोगों के पास अगर इनकम की इनइक्वालिटी, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, कुछ को कम होगा, तो ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा डिमांड करेंगे और कम पैसे वाले थोड़ा सा कम डिमांड करेंगे। तो एक तरीके से ये भी फैक्ट करता है। बट टॉपिक क्या था? डिमांड फंक्शन। क्लियर? अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी है इस ब्रैकेट के अंदर, ये सारे क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको फुल फॉर्म याद हो गई है सबको, ठीक है। फैक्टर्स, क्योंकि बकवास इतनी करी हमने फैक्टर्स को पढ़ाते टाइम में, ठीक है कि नहीं। हालांकि अभी इन सब के बारे में एक एक करके एलोबरेट करेंगे, जैसे नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका शेड्यूल कैसा होगा, ये चीज़ भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक एक करके। बट फिलहाल ये चीज़, इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स। क्लियर? अच्छा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर? डिमांड, बोलो। और ये क्या है इसके? डिटर्मिनेंट्स। अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे डिमांड फंक्शन कहते हैं, तो क्या बुरा मान जाओगे इस बात को सुन करके? यह डेफिनेशन ईजी हो जाएगी। यानी कि द फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि जो डिमांड है वो इन चीज़ों से डिसाइड होगी कि नहीं होगी। अब ज़रा सोच कर देखो, मैं कहता हूँ कि मार्कर बिकेगा नहीं बिकेगा, वो किन किन बातों से डिसाइड होगी? प्राइस से, उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से, वेदर से, हालांकि वेदर में मार्कर होगा काम है नहीं ज़्यादा, और पॉपुलेशन। अब बच्चे ही ना हो पढ़ने वाले, आजकल बच्चे पबजी में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो बच्चे ही ना हो पढ़ने वाले तो कहाँ से डिमांड होगी कि नहीं? बच्चा पबजी खेल सकता है 1 घंटा, व्हाट्सएप चला सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है, ठीक है, और भी ना जाने पता नहीं कितने सोशल मीडिया ऐप चला सकता है ऑनलाइन बैठ करके, बट ऑनलाइन पढ़ नहीं सकता। ऑनलाइन एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि वो सारे काम कर सकते हैं आप एक्सेप्ट ऑफ दिस। कोई कटाक्ष नहीं था, ऐसे मैंने बोला है, ठीक है, बुरा मत मान जाना इस बात को सुन करके, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि डिमांड फंक्शन को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। बात होगी क्लियर? समझ में आ गया पूरा का पूरा? गॉट इट? चले आगे अब। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, डिमांड के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, तो अब एक एक करके इनके नाम लिख लोगे। प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी एंड पी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डब्ल्यू मतलब वेदर, एंड जेड मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन, और वाई डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बात आगे समझ में? तो 2 चीज़ें आपने पढ़ ली 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब आपको डिमांड फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो अच्छे से। यानी कि डिमांड फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि लाइक अगर मैं कहूँ कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, देख लो ज़िंदगी में पहली बार मतलब समझ में आएगा इसका। ये डिमांड है और ये क्या है? इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। यानी कि ये चीज़ किससे डिसाइड होगी? इससे। तो मैं ये जैसे जैसे बिहेव करेंगे वैसे वैसे ये भी क्या करेगा? बिहेव करेगा। बात आगे समझ में? क्लियर बात यहाँ तक? चलें आगे। तो डिमांड फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, समझ में आ गया पूरा? और साथ साथ आप डिमांड के फैक्टर्स 1-1 पॉइंट्स में लिख सकते हो सबको। पक्का नोट डाउन करो, सारे का सारा फुल फॉर्म लिखो, फिर आगे चलते हैं।